Assalamualaikum my social media family and welcome to online learning session presented by Al-Aziz CLT. Our today's subject is accounting. It's unit number 1, introduction to accounting. It's exercise number 2 and lecture number 1B. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले गए हैं. फिलहाल ये बेसिक टॉपिक्स ही हैं आप लोगों के. अकाउंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. उर्दू में हम कहते हैं खाते. अच्छा, अकाउंटिंग पढ़ने के लिए एक चीज़ जो है वो माइंड में आप रखें, आप लोगों को इंग्लिश के अंदर ही उसको पढ़ना है. ठीक है, उर्दू में पढ़ेंगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है. पेपर जो देना पड़ेगा वो फिर भी आप लोगों को इंग्लिश के अंदर ही देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वहाँ अगर उर्दू का पेपर भी होगा उर्दू मीडियम में तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि इस सवाल के लिए मालूमात जो है वो इंग्लिश वाले हिस्से से ले लीजिए. ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं. तो इंग्लिश जो है वो समझने पे थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए आप लोगों की. थोड़ी सी इंग्लिश को भी आप अपना इम्प्रूव कीजिए. ये बात फिर भी मैंने जो है वो समझाने के लिए उर्दू में भी लिख दिया है. अकाउंट्स क्या होते हैं? एन अकाउंट इज द समरी ऑफ रेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्लासिफाइंग द बिजनेस रेकॉर्ड्स. और बिजनेस ट्रांजैक्शन भी मैंने जो है वो दिया था, प्लस जो है वो दोनों लिखे थे. तो ट्रांजैक्शन जो होती हैं, जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के अंदर फर्क होता है. इवेंट जो है वो हर वाक्य को कह सकते हैं. ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस की ज़बान के अंदर जो इवेंट होगा उसको कहेंगे. ठीक है, यानी ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक्य जिससे बिजनेस को कुछ खर्च करना पड़े ताकि उससे फ़ायदा हो सके, या कुछ उससे रिसीव हो. ठीक है, जिसका उसको फ़ायदा हो सके. ठीक है, तो उसको जो है हम कहेंगे कि ये जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं. और ये कभी कैश के ऊपर होती हैं, कभी उधार के ऊपर होती हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर पैसे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो सारी की सारी जिनका जो है वो मकसद जो है पैसे की रोलिंग है, पैसे का आना या जाना है. ठीक है, उसको जो है वो बिजनेस रिकॉर्ड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है. तो ट्रांजैक्शंस को जो है जब रिकॉर्ड किया जाता है और एक समरी बना दी जाती है. ठीक है, तो उस समरी को हम अकाउंट्स कहते हैं. ठीक है, तो अकाउंट्स की जो है वो बेसिकली जो है वो 5 बेसिक टाइप्स हैं. ठीक है, तो बेसिक टाइप के अंदर नंबर 1 एसेट या सासाजात है, नंबर 2 एक्सपेंसेस हैं, अखराजात, नंबर 3 जो है वो लायबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ, नंबर 4 के ऊपर इनकम या रेवेन्यू है, और नंबर 5 के ऊपर ओनरशिप, ओनर्स इक्विटी, प्रोप्राइटरशिप या मिल्कियत. कारोबार की जो मिल्कियत है, जो बिजनेस का जो चलाने वाला है उसका मालिक है, उसको जो है वो ओनरशिप कहते हैं. ठीक है, तो अब ये देखें, एक एक को हम जो है वो मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करके जो है वो पढ़ेंगे. तो ये पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है. न सिर्फ जो है वो आप लोगों को एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बल्कि जो है आपके जो फ्यूचर का, जितना मैंने आप लोगों को कल जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर कंटेंट भी दिखाया था, सिलेबस भी दिखाया था, तो कंटेंट इसी हिसाब से हमारा आगे चलेगा और हम इंशाल्लाह जो है वो कवर अप करेंगे पूरे के पूरे जो है वो सिलेबस जो है उसको. ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आप लोगों को बाय हार्ट याद हो. ठीक है, मेमोराइज कर लीजिए. ये देखिए, एसेट्स जो है क्या होते हैं? इट इज अ एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. एसेट से मुराद ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे जो है ज़राए हैं जिनसे जो है बिजनेस को फ़ायदा होता है नियर फ्यूचर में, आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के अंदर. ठीक है, तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं. इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, नॉन करंट एसेट का एक और नाम है जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं. सही, अब करंट एसेट को देख लेते हैं. करंट एसेट्स क्या होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन कन्वर्ट इनटू कैश इजीली. ये जो है करंट एसेट जो है, या तो ये कैश के तौर पे एक्सेप्ट होते हैं या ये कैश होता है. ठीक है, कैश तो जो है हम किस शक्ल के अंदर देखते हैं? करेंसी की शक्ल में. ठीक है, नोट की शक्ल में या सिक्कों की शक्ल में.
ठीक है। तो ये जो करंट एसेट्स होते हैं ये कैश के अंदर या कैश के अंदर जो है वो कैश की तरह एक्सेप्ट हो सकते हैं, या फिर इनको कैश के अंदर कन्वर्ट जो है वो इजीली किया जा सकता है। एग्जांपल इसके अंदर नंबर ए में कैश है, खुद नकदी जिसको हम कहते हैं नकद, बैंक है, बैंक के अंदर जो आपका पैसा होगा वो भी आपका कैश ही कहलाएगा। अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स और बिल रिसीवेबल जो है ये तीनों ही जो है वो पैसा जो हमने उधार माल बेचने की वजह से लोगों से लेना होता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जो है वो उधार पर भी चलता है, जाहिर सी बात है, और कैश पर भी चलता है, ठीक है। जो उधार के ऊपर चलेगा, उधार की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसकी वजह से जो ट्रांजेक्शन हम पास करेंगे उनके अंदर अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल को इस्तेमाल करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो तहरीरी तौर पर नहीं होता। ये नोट्स रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल जो है ये बाकायदा तहरीरी तौर पर होते हैं। इनके लिए बाकायदा जो है वो पेपर होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, पेपर्स की ज़रूरत होती है। उसके अंदर बाकायदा जो एक्सेप्ट कर रहा होता है बंदा कि हाँ मैंने आपको इतने पैसे देने, वो लिख कर आपको दे रहा होता है, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इन तीनों के साथ जो है रिसीवेबल का वर्ड ही लगा हुआ है। रिसीवेबल यानी काबिले वसूल, खाता है काबिले वसूल कहा जाता है इसको। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो सामान तिजारत जिसका आप काम करते हैं, जिसको आप खरीद के लाते हैं, तो ऐसी बात है वो पैसे आपके जो है वो कन्वर्ट हुए होते हैं उस माल के अंदर। जब वो माल बेचा जाता है, उस माल को बेचने के बाद आपके पास जो है वो न सिर्फ आपके जो लगाए हुए पैसे वो आते हैं, बल्कि आपका जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी आपके पास आ जाता है। इसी तरह से पेटी कैश फंड, रोजमर्रा के अखराजात का जो हिसाब रखा होता है, आपने जो है वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर एक साइड पे आप रख देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से जो है वो महीने का हिसाब जो रोजमर्रा की बुनियाद पर आपकी दुकान का होता है उसको आप जो है वो करते हैं। जब तक वो पूरा खर्च नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक जो है वो आपके पास रहता है, तो उसको हम एज एन एसिडी जो है वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा नंबर जी के ऊपर जो है वो सप्लाईज लिखा हुआ है। सप्लाईज जो है वो रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली बिजनेस के अंदर या दुकान के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं। स्टेशनरी मिसाल ले सकते हैं इसकी। इसके अलावा जो है जो सप्लाईज आप जो है वो स्टोर है, स्टोर को देते हैं। जो सप्लाईज आप जो है वो वर्किंग जो आपकी बेल्ट होती है उसको देते हैं, उसको भी जो है हम सप्लाईज कह सकते हैं। सप्लाई मीन रसद देना, पहुंचाना, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड मीन अदा किया। जो खर्चा अभी हुआ ही नहीं है लेकिन पहले आपने एडवांस पेमेंट कर दी है उसकी, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रीपेड है, ठीक है। जैसे कि घर का किराया देना है, सॉरी बिजनेस का जो है वो आपने जो जगह ली हुई है, ये फैक्ट्री है आपके पास या दुकान है आपके पास, आपने उसका किराया अदा करना है, ठीक है, तो आपने 1 साल का पहले ही दे दिया। वो साल का पूरा तो कंज्यूम नहीं हुआ, वो साल का जिस महीने की जो है वो करंट मंथ की बात कर रहे हैं, जब वो करंट मंथ कंप्लीट होगा तब उस करंट मंथ का जो है वो जो आपने एडवांस पेमेंट की हुई है वो यूजेबल होगा। उसके बाद जो है जो आगे के 11 महीने को होगा वो स्टिल जो है वो आपके पास जो है वो आपका एज एन एसिड ही कंसीडर किया जाएगा और वो प्रीपेड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा अक्रूड इनकम, अक्रूड मीन होता है रिसीवेबल, जैसे कि यहाँ लगा हुआ रिसीवेबल, अगर इनकम के साथ लगाना हो तो अगर अक्रूड लगा हो तो अक्रूड को एज अ रिसीवेबल ही जो है वो पढ़ा जाता है कि हमने काम किया लेकिन अभी हमें पैसे नहीं मिले, तो पैसे अभी हमें मिलने हैं, तो हम उसको जो है कह देंगे ये अक्रूड इनकम है। इसके साथ साथ एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को आपने एडवांस दीजिए जिससे माल खरीदना था, अगर आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी तब भी जो है वो ये आपका एसेट कहलाएगा। हर वो चीज़, हर वो वर्ड जिसके साथ अनयूज्ड, ऑन हैड, अनकंज्यूम्ड लगा हुआ होगा उसको हम जो है एज अ करंट एसेट लेंगे। इसके बाद ये कॉन्ट्रा एसेट की बात आ जाती है। कॉन्ट्रा करंट एसेट, कॉन्ट्रा के मीनिंग होते हैं ड्यूल, ठीक है। मोबाइल की वजह से ड्यूल का लफ्ज तो जो है वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जिनकी ड्यूल नेचर होती है, जो डेबिट और क्रेडिट दोनों के अंदर, अभी डेबिट क्रेडिट क्या है ये आने वाली जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को पता लगता रहेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रा करंट एसेट है इसमें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, बाद का आप माल बेचते हैं उधार, ये काम पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी खराब किस्म के ग्राहक होते हैं जो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं,
ऐसा जो पैसा भागा डूबा हुआ पैसा होता है उसको जो है वो डूबा हुआ खाता भी कहते हैं या अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। इसके साथ नॉन करंट एसेट स्टार्ट होता है, करंट एसेट हमारा कंप्लीट होता है। नॉन करंट एसेट्स दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और टेक टाइम टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इनको टाइम लगता है, कैश में फौरन तो नहीं एक्सेप्ट हो सकता, लेकिन जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है। इनकी एग्जांपल्स, अच्छा इन एग्जांपल के अंदर आपने ये ऊपर मेन हेडिंग देखी होगी, टेंजिबल एसेट एंड नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल वो होते हैं जिनको छुआ जा सके, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मीनिंग दोज एसेट्स व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो फिक्स एसेट्स की, उनको टेंजिबल एसेट्स भी कहा जाता है। इसमें लैंड है, बिल्डिंग या फैक्ट्री है, प्लांट है, मशीनरी है या इक्विपमेंट है जिसकी मदद से आप लोग जो है वो अपना काम करते हैं, आप अपना जो बिजनेस है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो करते हैं। ऑटोमोबाइल्स या व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ, बस, ट्रक वगैरह आप यूज करते हैं। इसके अलावा फर्नीचर और फिक्सचर है। कॉन्ट्रा फिक्स एसेट भी होता है अलाउंस फॉर बैड डेप्रिसिएशन की शक्ल में, जिस तरह से यहाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो कॉन्ट्रा एसेट की शक्ल में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। तो मजीद आगे चलते हैं। इंटेंजिबल या गैर मरई असासाजात, दोज एसेट्स व्हिच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इसीलिए ये मरई कहलाते हैं, टेंजिबल कहलाते हैं, और ये इंटेंजिबल या गैर मरई होता है। ठीक है, इसके अंदर गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइज है, लाइसेंस है या परमिट है। गुडविल से मुराद होती है कारोबारी साख और ये हकूक की इकसाम होती है। ठीक है, जब एक जो इन्वेंटर होता है वो कोई चीज़ बनाता है तो उसके पास ये इख्तियार होता है या तो वो खुद उसको जो है वो ऑन लार्ज स्केल जो है वो प्रोड्यूस करे ताकि लोगों को जो है उससे फ़ायदा हो सके, या वो किसी के साथ माहिदा कर ले कि आप प्रोड्यूस करें, आप इतने पैसे जो है वो मुझे दे दीजिएगा। तो उस शक्ल के अंदर उसको पेटेंट भी कह सकते हैं, कॉपीराइट भी कह सकते हैं, ट्रेडमार्क भी और फ्रेंचाइज भी कह सकते हैं, या लाइसेंस या परमिट भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब जो जैसे कि एक मिसाल दे देता हूँ मैं टोयोटा की। टोयोटा जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो है वो वहाँ से जापान से तो जो है वो लेकर नहीं आएंगे सारा सामान। वो क्या करेंगे, वो मुकामी तौर पर जो है वो जो एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं जितने भी एक गाड़ी के उनको तैयार करेंगे। हाँ, उसके अंदर इंजन जो है वो जापान से जो है वो मंगवा कर इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये आप लोगों के जो है वो सामने लाइसेंस और परमिट का भी यही हिसाब होता है कि आप लाइसेंस लेके किसी कंपनी से और उनकी प्रोडक्शन जो है वो अपने मुल्क में करें। ठीक है ना, जैसे कि नेस्ले है, कोका कोला है, इनकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको जो है वो वहाँ बाहर से तो लाना जो है वो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा और बहुत महंगी भी पड़ जाएंगी। तो यहाँ मुकामी तौर पर उनको तैयार किया जाता है, तो उसके लिए लाइसेंस या परमिट जो है वो लिया जाता है या फ्रेंचाइज ली जाती है बाज़ सूरतों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी और इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनको आप लोगों ने जो है ज़ुबानी याद करना है ताकि आइंदा आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आइंदा आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।